जरा सोचिए, अगर कल सुबह भारत की संसद एक प्रस्ताव लाए और एक कानून पास कर दे कि आज से देश में चुनाव हमेशा के लिए खत्म। वाह, सीधे इलेक्शंस ही कैंसिल। हाँ, मतलब अब से कोई इलेक्शन नहीं होगा और जो सरकार अभी है ना, वही हमेशा पावर में रहेगी। सुनने में ये बहुत ही अब्सर्ड और अजीब लगता है ना। बिल्कुल, एकदम डिक्टेटरशिप जैसा साउंड करता है। सही बात है, लेकिन मैं सोच रही थी कि टेक्निकल रूप से उन्हें ऐसा करने से रोकता कौन है। मतलब क्या हमारा संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक ऐसी किताब है जिसे मेजॉरिटी वाली कोई भी सरकार अपनी मर्जी से पूरी तरह रीराइट कर सकती है? ये तो बहुत ही खतरनाक सवाल है ना? और इसी खौफनाक सवाल को लेकर ना 1970s में देश की संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक ऐसा महासंग्राम छिड़ गया था जिसने भारत के लोकतंत्र की दिशा ही बदल कर रख दी। तो आज इस डीप डाइव में हम इसी हिस्टोरिकल गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। और सच कहूं तो ये कहानी किसी लीगल थ्रिलर से कम नहीं है। हम लोग ना अक्सर मान लेते हैं कि संविधान पत्थर की लकीर है, पर हकीकत में ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। यानी एक ऐसा जीवित दस्तावेज जो सोसाइटी की बदलती जरूरतों के हिसाब से खुद को ढालता है। तो आज हम डिकोड करने वाले हैं आर्टिकल 368 को। अच्छा। हाँ, ये वो आर्टिकल है जो संविधान को बदलने की यानी अमेंडमेंट करने की पावर और उसका प्रोसीजर तय करता है। और वादा करता हूं, ये कोई बोरिंग लीगल लेक्चर नहीं होगा। चलिए फिर इस थ्रिलर की शुरुआत करते हैं। लेकिन देखिए, इससे पहले कि हम इस महासंग्राम या अमेंडमेंट होता कैसे है इस पर आए, मुझे लगता है हमें एक बेसिक चीज समझनी होगी। हाँ, बताइए। कि संविधान बदलने की जो ताकत है वो आम कानून बनाने की ताकत से अलग कैसे है। क्योंकि हमारे सोर्सेज में दो टर्म्स बहुत प्रोमिनेंट है। एक है लेजिस्लेटिव पावर और दूसरी है कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। राइट। और यहीं से ना असल लॉजिक शुरू होता है। देखिए, किसी भी देश को चलाने के लिए रोजमर्रा के कानून चाहिए होते हैं, जैसे ट्रैफिक रूल्स या टैक्सेस। एग्जैक्टली, ट्रैफिक रूल्स हो गए, टैक्स के नियम हो गए। इन्हें बनाने की पावर को हम लेजिस्लेटिव पावर कहते हैं। लेकिन जिस किताब के आधार पर यह तय होता है कि सरकार चलेगी कैसे, देश का बेसिक ढांचा क्या होगा, उस संविधान को बदलना अलग गेम है। बिल्कुल, उस किताब को बदलने की पावर बिल्कुल अलग लेवल की चीज है। इसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट पावर कहते हैं। घर में रह रहे हैं, उसमें नए पर्दे लगाना या फर्नीचर बदलना एक आम कानून है, मतलब लेजिस्लेटिव पावर। हाँ, वो आसान काम है। लेकिन जब आप उस घर की नींव को चौड़ा करने की कोशिश करते हैं या आप कोई मेन दीवार गिराकर नया कमरा बनाते हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। हाँ। और ये पावर संसद को आर्टिकल 368 से मिलती है, राइट? बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। और अगर हम इसे थोड़ा ग्लोबल पिक्चर से कनेक्ट करें ना, तो दुनिया में कुछ संविधान बहुत ही रिजिड होते हैं। रिजिड मतलब कठोर। हाँ, जैसे अमेरिका का संविधान, उसे बदलना लोहे के चने चबाने जैसा है, बहुत मुश्किल है। और दूसरी तरफ कुछ बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे ब्रिटेन का। वहां तो शायद आम कानून की तरह ही बदल देते हैं संविधान को। बिल्कुल, वहां की संसद जब चाहे बदल सकती है। लेकिन भारत के संविधान निर्माताओं ने एक बड़ा ही शानदार सिंथेसिस तैयार किया, यानी दोनों का मिक्सचर। मेक्स सेंस। और सोर्सेज बताते हैं कि भारतीय संविधान को बदलने के 3 अलग-अलग तरीके हैं। तो पहला तरीका है सिंपल मेजॉरिटी। हाँ, कुछ चीजें इतनी बेसिक होती हैं कि उन्हें संसद एक आम लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू ही बदल सकती है। इसके लिए बस उस दिन सदन में जितने सदस्य मौजूद हैं, उनके आधे से एक ज्यादा का वोट चाहिए होता है। यानी बस 50% से थोड़ा सा ज्यादा। एग्जैक्टली। जैसे कि अगर आर्टिकल 2 और 3 के तहत देश में कोई नया राज्य बनाना हो या किसी राज्य का नाम बदलना हो या बाउंड्री बदलनी हो। पर वेट, यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है। इन बदलावों को आर्टिकल 368 के तहत टेक्निकल रूप से संविधान संशोधन नहीं माना जाता है ना। सॉरी पटलाब ने, ये टेक्निकलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जहां चीजें सीरियस हो जाती हैं, जहां हम सच में उस घर की नींव से छेड़छाड़ कर रहे होते हैं, वहां दूसरा तरीका काम आता है, स्पेशल मेजॉरिटी। हाँ, ये पूरी तरह से आर्टिकल 368 के दायरे में आता है। और ये आसान नहीं है। इसमें ना संसद के दोनों सदनों की टोटल मेजॉरिटी तो चाहिए ही, साथ ही जो लोग उस दिन प्रेजेंट हो और वोट कर रहे हैं, उनका कम से कम 2/3 मेजॉरिटी भी चाहिए। बिल्कुल, 2/3 बहुमत। तो इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी सरकार जिसके पास सिर्फ मामूली सा बहुमत हो, वो आसानी से बड़े बदलाव नहीं कर सकती। राइट। तो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स,
जिन्हें डीएसपी कहते हैं, उन्हें इसी स्पेशल मेजॉरिटी वाले तरीके से बदला जाता है। लेकिन इसके पीछे का मेरा लॉजिक क्या था? क्या कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स सिर्फ सरकारों का काम मुश्किल करना चाहते थे और सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी थोपने के लिए नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स के साथ खिलवाड़ करे? अच्छा, इसलिए 2/3 रूल रखा गया? हाँ, ये 2/3 रूल ये इंश्योर करता है कि बदलाव के लिए सिर्फ रूलिंग पार्टी ही नहीं, बल्कि ऑपोजिशन के भी एक बड़े हिस्से की सहमति हो। ये तो काफी लॉजिकल है, लेकिन अगर स्पेशल मेजॉरिटी से ही इतने बड़े चेंजेस हो सकते हैं, तो फिर ये तीसरे तरीके की जरूरत क्यों पड़ी, जो कि है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट रैटिफिकेशन? ये इसलिए क्योंकि भारत राज्यों का एक संघ है, एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। जब कोई ऐसा अमेंडमेंट करना हो ना जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे को अफेक्ट करता हो, तो वहां केंद्र सरकार अकेले डिसीजन नहीं ले सकती। जैसे कि अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन का प्रोसेस बदलना हो। बिल्कुल। या फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की पावर्स को कम या ज्यादा करना हो, तो ऐसे मामलों में संसद की स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए ही। उसके अलावा देश के कम से कम आधे राज्यों की स्टेट असेंबलीज से भी उसे पास कराना होगा, वो भी सिंपल मेजॉरिटी से। एग्जैक्टली। एक तरह से ये एक सेफ्टी वाल्व है, ताकि केंद्र सरकार कहीं राज्यों की पावर्स को चुपचाप अकेले ही खत्म ना कर दे। ये बहुत जरूरी चेक एंड बैलेंस है। तो ये तो हो गए बदलाव के 3 टाइप्स, लेकिन अब मैं इसके प्रोसीजर पर आना चाहती हूँ। आखिर ये स्पेशल मेजॉरिटी वाला बिल एक्चुअली पास कैसे होता है? सोर्सेज में उसके इनिशिएशन को लेकर कुछ काफी दिलचस्प बातें हैं। हाँ, सबसे पहली बात तो ये है कि ये बिल सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में लाया जा सकता है, राज्यों की विधानसभाओं में नहीं। ओके। और इसे कौन ला सकता है? इसे कोई मिनिस्टर भी ला सकता है, या कोई आम एमपी, जिसे हम प्राइवेट मेंबर कहते हैं, वो भी ला सकता है। और इसके लिए प्रेसिडेंट से कोई प्रायर परमिशन नहीं चाहिए होती। पर एक सेकेंड, यहाँ एक बहुत ही क्रूशियल कैच है जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया पढ़कर। नो जॉइंट सिटिंग। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर आम बिल की बात करें और लोकसभा और राज्यसभा के बीच कोई डिसएग्रीमेंट या डेडलॉक हो जाए, तो प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग बुला लेते हैं। पर संविधान संशोधन बिल में जॉइंट सिटिंग अलाउड ही नहीं है। ऐसा क्यों? इसके पीछे का लॉजिक एक्चुअली बहुत ही क्लियर है। देखिए, लोकसभा में 543 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में सिर्फ 245। तो नंबर गेम का इशू है। बिल्कुल। अगर दोनों को एक साथ बिठा दिया जॉइंट सिटिंग में, तो लोकसभा की संख्या हमेशा राज्यसभा पर हावी हो जाएगी। ओह, आई सी। और क्योंकि राज्यसभा स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज जैसे सीरियस मैटर में स्टेट्स की आवाज दब जाएगी। सही पकड़ा। स्टेट्स की इस इंडिपेंडेंट आवाज को दबाया नहीं जा सकता। इसीलिए अगर राज्यसभा बिल को रिजेक्ट कर देना, तो वो बिल वहीं खत्म, डेड। वाओ, ये तो राज्यसभा को अमेंडमेंट्स के मामले में एक बहुत बड़ी वीटो पावर देता है। अच्छा, और जब बिल दोनों सदनों से अलग-अलग पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाता है, तब क्या होता है? क्या प्रेसिडेंट कह सकते हैं कि मुझे ये पसंद नहीं आया, मैं साइन नहीं करूंगा? यहाँ हमारी इस कहानी में एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल ट्विस्ट आता है। 1971 यानी 1971 में जो 24वां संविधान संशोधन हुआ था ना, उससे पहले प्रेसिडेंट के पास ये पावर थी। अच्छा, पहले थी? हाँ, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान ये 24th अमेंडमेंट पास किया गया। इसने ये मैंडेटरी कर दिया कि संविधान संशोधन बिल पर प्रेसिडेंट को अपनी मंजूरी देनी ही पड़ेगी। वेट, यानी वो उसे रोक या वापस नहीं भेज सकते? बिल्कुल नहीं, साइन करना ही पड़ेगा। ये तो बहुत स्कैरी लग रहा है। आई मीन, अगर प्रोसीजर इतना सेट है और प्रेसिडेंट भी एक तरह से बाउंड है, तो क्या संसद अपनी मैसिव मेजॉरिटी का यूज करके अब पूरे के पूरे संविधान को ही पलट सकती है? जैसा मैंने इंट्रो में पूछा था कि क्या वो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिख सकती है? और बस इसी एक छोटे से सवाल ने जन्म दिया भारत की जुडिशरी हिस्ट्री के सबसे बड़े महासंग्राम को, द एपिक बैटल, पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी। ये हुई ना बात। तो ये लड़ाई हुई कैसे? ये लड़ाई ना टोटल 4 फेजेस में लड़ी गई, जिसने इफेक्टिवली ये तय किया कि इस देश में सुप्रीम कौन है, संसद या संविधान। तो चलिए इस महासंग्राम को डिकोड करते हैं। फेज 1 शुरू होता है 1951 से, जिसे हम प्री गोलकनाथ फेज कहते हैं। पर इस फेज को समझने से पहले ना, मैं अपने उन श्रोताओं के लिए कॉन्टेक्स्ट सेट करना चाहती हूँ जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नहीं पढ़ा है। हाँ, आर्टिकल 13 वाला पॉइंट। एग्जैक्टली। हमारे सोर्सेज में आर्टिकल 13 का बड़ा जिक्र है। ये बेसिकली नागरिकों के राइट्स की एक ढाल या शील्ड है। ये साफ कहता है कि सरकार कोई भी ऐसा कानून यानी लॉ नहीं बना सकती जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को छीन ले। अगर ऐसा कानून बनता है
तो वो वॉइड यानी अमान्य होगा। सही बताया। और पता है, पूरा का पूरा झगड़ा इसी एक सिंगल वर्ड पर आकर टिक गया। वर्ड था लॉ। बहस इस बात पर थी कि क्या आर्टिकल 368 के तहत किया गया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी आर्टिकल 13 की नजर में एक आम लॉ है, क्योंकि अगर हाँ तो संसद संशोधन करके भी राइट्स नहीं छीन सकती। तो फेज 1 में 2 बड़े मामले आए थे ना, शंकरी प्रसाद केस 1951 में और सज्जन सिंह केस 1965 में। ये वो दौर था जब देश नया नया आजाद हुआ था, सरकार को जमींदारी प्रथा खत्म करनी थी, लैंड रिफॉर्म्स लाने थे, लेकिन लोग राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर कोर्ट पहुंच जाते थे। और इन दोनों ही केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने पता है क्या किया? उन्होंने सरकार का साथ दिया। कोर्ट ने सीधे कह दिया कि संसद की पावर एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट यानी उनकी पावर की कोई लिमिट नहीं। हाँ, कोर्ट का लॉजिक था कि आर्टिकल 13 में जो लॉ शब्द है वो सिर्फ आम कानूनों पर लागू होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर नहीं। तो इसका मतलब ये निकला कि संसद आर्टिकल 368 का यूज करके संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकती है, इवन फंडामेंटल राइट्स को भी। तो मतलब फेज 1 में संसद को एक तरह से खुली छूट मिल गई थी, लेकिन फिर आता है फेज 2 साल 1967, द गोलकनाथ ट्विस्ट। यहाँ क्या हुआ? यहाँ गेम पूरी तरह पलट गया। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट की 11 जजों की बेंच बैठी और उन्होंने एकदम एक 180 डिग्री का यू टर्न ले लिया। अच्छा, उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स ट्रांसेंडेंटल और इम्यूटेबल है। भारी शब्द है, इसका मतलब पवित्र और बदले न जा सकने वाले, राइट? एग्जैक्ट ट्रांसलेशन, यानी संसद इन्हें किसी भी हाल में नहीं छीन सकती। कोर्ट ने फाइनल कर दिया कि संविधान संशोधन भी आर्टिकल 13 के तहत एक लॉ ही माना जाएगा। वाह, सीधा अटैक। अब यहाँ मैं एक और चीज लाना चाहती हूँ। मैंने सोर्सेज में एक अजीब सा टर्म देखा था, प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग। कोर्ट ने इसका यूज किया था इस केस में। जो मैंने इसे समझा तो लगा ये कितना क्लेवर मूव था। आप एक्सप्लेन करेंगे इसे? जरूर। प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का सिंपल सा मतलब है कि ये जो नया फैसला आया है ना, ये सिर्फ आगे आने वाले यानी फ्यूचर के अमेंडमेंट्स पर लागू होगा, पास्ट वालों पर नहीं। एग्जैक्टली। सोचिए, 1951 से लेकर 67 तक संसद ने कितने सारे अमेंडमेंट्स पास किए थे, बड़े बड़े लैंड रिफॉर्म्स किए थे। अगर कोर्ट कह देता कि संसद के पास तो पावर ही नहीं थी पहले से, तो देश में तो पूरा केओस फैल जाता। हाँ, सारी जमीनें वापस करनी पड़ जाती। बिल्कुल। इसलिए कोर्ट ने बहुत स्मार्टली कहा कि देखो, जो पुराने अमेंडमेंट्स हो गए सो हो गए, वो वैलिड रहेंगे, लेकिन आज के बाद संसद फंडामेंटल राइट्स को टच नहीं करेगी। यानी संसद के हाथ पूरी तरह से बांध दिए गए। और जाहिर सी बात है, उस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार थी जो बड़े सोशलिस्ट चेंजेस लाना चाहती थी। वो इस जजमेंट से डेफिनेटली तिलमिला गई होगी और यहीं से फेज 3 शुरू होता है। हाँ, सरकार चुप बैठने वालों में से नहीं थी। अपनी पावर वापस लेने के लिए संसद ने 1971 में 24वां अमेंडमेंट पास कर दिया। उन्होंने आर्टिकल 13 और 368 के वर्ड्स को ही बदल डाला। ओ माय गॉड, सीधे वर्ड्स ही चेंज कर दिए। हाँ, उन्होंने साफ साफ लिख दिया कि आर्टिकल 368 के तहत संसद कुछ भी अमेंड कर सकती है और वो चीज आर्टिकल 13 के दायरे में आएगी ही नहीं। ये तो बहुत बोल्डली कोर्ट को ओपन चैलेंज कर दिया संसद ने। और यही सब आके टकराया 1973 यानी 1973 के उस आइकॉनिक केस में, जिसका नाम शायद देश के हर लॉ स्टूडेंट को पता है। केशवानंदा भारती केस। यस, द केशवानंदा भारती केस। हाँ, ये भारत की जुडिशियल हिस्ट्री की सबसे बड़ी बेंच थी आज तक की। 13 जजों की बेंच बैठी थी इसमें। 13 जज? हाँ, और 68 दिनों तक यानी 68 डेज तक इसकी सुनवाई चली। और फाइनल फैसला आया 7:6 की मेजॉरिटी से। सिर्फ एक जज का मार्जिन, सुप्रीम जज के वोट से। भारत का इतिहास बदल गया उस दिन। और इस फैसले में कोर्ट ने कैसा बीच का रास्ता निकाला जो सच में ब्रिलियंट था। कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम मानते हैं कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकती है, फंडामेंटल राइट्स को भी बदल सकती है, लेकिन वो लेकिन बहुत बड़ा था। वही तो, एक बहुत बड़ी कंडीशन लगा दी वहां पर। और वो कंडीशन थी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। कोर्ट ने अमेंडमेंट शब्द की रूट तक जाकर उसे डिफाइन किया। उन्होंने कहा, देखो भाई, संशोधन का मतलब होता है किसी चीज को बेटर बनाना, उसमें पॉजिटिव बदलाव लाना। इसका यह मतलब नहीं है कि आप उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय ही कर दो। राइट। इसलिए संसद संविधान में संशोधन जरूर कर सकती है, लिमिटेड पावर है उसके पास, लेकिन वो उसके बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। ये सच में कमाल का स्ट्राइक था। एक बैलेंस मिल गया था। एक तरफ संसद की ईगो सेटिस्फाई हो गई कि ठीक है, आपके पास लॉ चेंज करने की पावर है, और दूसरी तरफ संविधान की आत्मा को बचाने के लिए कोर्ट ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी
और इसके बाद आता है फेज 4, जिसे हम पोस्ट केशवानंदा रिफाइनमेंट कहते हैं। यहाँ मिनर्वा मिल्स केस का जिक्र आना जरूरी है। हाँ, 1980 का मिनर्वा मिल्स केस, इसमें ना सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही डीप फिलोसॉफिकल बात कही थी। हुआ ये था कि 1976 में इमरजेंसी के दौरान संसद में 42nd अमेंडमेंट के जरिए आर्टिकल 368 में एक क्लॉज जोड़ दिया था। क्लॉज में क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि संसद की अमेंडिंग पावर की कोई लिमिट नहीं है, एब्सोल्यूट पावर। फिर से वही एब्सोल्यूट पावर वाली बात। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मिनर्वा मिल्स केस में इसको सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कही। उन्होंने कहा कि संविधान को अमेंड करने की जो संसद की लिमिटेड पावर है ना, वो लिमिटेड पावर खुद में ही एक बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। वेट, यानी संसद अपनी इस लिमिटेड पावर का यूज करके खुद को अनलिमिटेड पावर नहीं दे सकती? ये तो इंसेप्शन मूवी के कॉन्सेप्ट जैसा कुछ हो गया, ड्रीम्स विद इन ड्रीम्स। एग्जैक्टली। आप उसी पावर का इशारा लेकर उस पावर की लिमिट्स को ही थोड़ा ना मिटा सकते हो। संसद जो है वो संविधान की बनाई हुई एक क्रीचर है, वो संविधान के क्रिएटर थोड़ी है। ये पॉइंट बहुत सॉलिड है। अब ये जो टर्म है ना, बेसिक स्ट्रक्चर, ये सुनने में थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट और भारी लगता है। इसे समझने के लिए मैं फिर से थोड़ा एनालॉजीज का सहारा लेना चाहूंगी। जैसे हमने वो घर का एग्जाम्पल लिया था ना। हाँ, वो घर की न्यू वाला। या फिर मैं इसे एक विंटेज कार के एग्जाम्पल से भी समझाता हूँ। अच्छा, विंटेज कार? हाँ, मान लीजिए कि हमारा जो संविधान है ना, वो एक बहुत ही पुरानी शानदार विंटेज कार है। ओके, मान लिया। अब टाइम के साथ उस कार में कुछ बदलाव चाहिए होंगे आपको, तो आप उसका रंग बदल सकते हैं, उसमें नई सीट्स लगा सकते हैं, नया म्यूजिक सिस्टम फिट कर सकते हैं। ये सारी चीजें अमेंडमेंट है। राइट। लेकिन क्या आप उस कार का इंजन निकालकर बाहर फेंक सकते हैं, या उसके पहिए निकालकर उसमें फ्लोट्स लगाकर उसे एक बोट बना सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो वो कार थोड़ी ना बचेगी, उसकी तो ओरिजिनल आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। बस यही है बेसिक स्ट्रक्चर। आप संविधान को रिपेयर कर सकते हो, उसे अपडेट कर सकते हो मॉडर्न टाइम के हिसाब से, लेकिन आप उसे डिसमेंटल करके कुछ और ही नहीं बना सकते। बहुत आसानी से समझ आ गया। लेकिन हमारे सोर्सेज एक इम्पॉर्टेंट बात हाईलाइट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी इस बेसिक स्ट्रक्चर की कोई फिक्स्ड लिस्ट नहीं दी। उन्होंने ऐसा कोई चार्ट नहीं निकाला जिसमें लिखा हो कि देखो ये 10 चीजें बेसिक स्ट्रक्चर हैं, इन्हें मत छूना। नहीं, ऐसा कभी नहीं किया। और पता है ये कोर्ट ने जानबूझ के किया था। उन्होंने इसे ओपन एंडेड रखा ताकि आगे आने वाले समय और सिचुएशंस के हिसाब से इसे डिफाइन किया जा सके। लेकिन पिछले 50 सालों में अलग अलग केसेस के थ्रू इसके कुछ कोर एलिमेंट्स जरूर तय हो गए। जैसे कि सबसे पहला एलिमेंट, संविधान की सर्वोच्चता, यानी सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देश में संसद या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है, संविधान सुप्रीम है। बिल्कुल। दूसरा है रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसका सीधा मतलब है कि देश में चुनाव होंगे और जनता की चुनी भी सरकार होगी। तो इसका मतलब वो जो हमने इस डीप डाइव के स्टार्ट में डिस्कस किया था कि इलेक्शंस खत्म कर दो, वो तो सीधा बेसिक स्ट्रक्चर पर अटैक हो जाएगा। एग्जैक्टली। इसलिए संसद ऐसी अजीब चीजें नहीं कर सकती। तीसरा बड़ा एलिमेंट है देश का सेक्युलर कैरेक्टर, यानी धर्मनिरपेक्षता। स्टेट का अपना कोई स्पेसिफिक धर्म नहीं होगा। और इसके बाद आता है सेपरेशन ऑफ पावर्स, मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों की पावर्स अलग अलग रहेंगी। और फेडरल कैरेक्टर भी इसी लिस्ट में आता है ना। हाँ, जो केंद्र और राज्यों की पावर्स का बंटवारा है। हाँ, वो सब बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। लेकिन एक जो सबसे अहम एलिमेंट है ना, जिसने इस पूरे सिस्टम को वैसे बचा कर रखा है, वो है जुडिशियल रिव्यू की पावर, यानी कानून की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक करने की कोर्ट की ताकत। सही। और जब जुडिशियल रिव्यू की बात आती है ना, तो सोर्सेज में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फ्रैंकली थोड़ी डरावनी चीज का जिक्र है, 9th शेड्यूल, यानी 9वीं अनुसूची। ओ हाँ, 9th शेड्यूल। सोर्सेज ने इसे एक इम्यूनिटी वॉल्ट कहा है। सच कहूं तो एक डेमोक्रेसी में ऐसे एक ब्लैक बॉक्स का होना जहां कोर्ट भी नहीं झांक सकती, ये साउंड बहुत प्रॉब्लमैटिक करता है। ये 9th शेड्यूल आखिर था क्या? इसकी कहानी ना काफी कंट्रोवर्शियल रही है शुरू से। इसे 1951 में ही पहले संविधान संशोधन के जरिए बना दिया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव पता है क्या था? क्या? कि अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जिसे वो जुडिशरी की नजरों से बचाना चाहती है, स्पेशली उस वक्त के लैंड रिफॉर्म्स, तो बस उस कानून को उठाओ और इस 9th शेड्यूल के डिब्बे में डाल दो। अच्छा। जो भी लॉ इसके अंदर गया वो जुडिशियल रिव्यू की पहुंच से बाहर हो गया। कोई उस लॉ को कोर्ट में चैलेंज ही नहीं कर सकता था, भले ही वो कानून
किसी के फंडामेंटल राइट्स ही क्यों ना छीन रहा हो। माय गॉड, ये तो लिटरली एक इम्यूनिटी वॉल्ट था। मतलब संसद जो चाहे मनमाना लॉ पास करे और उसे इस वॉल्ट में डालकर परमानेंटली लॉक कर दे। लेकिन ये हमेशा के लिए तो नहीं चला होगा, राइट? 2007 में केस आया था, आईआर कोयलो केस। हाँ, आईआर कोहिलो केस। और इस केस में जो 9 जजों की बेंच थी ना, उन्होंने इस इम्यूनिटी वॉल्ट का दरवाजा हमेशा के लिए तोड़ दिया। वाह, कैसे? कोर्ट ने क्लियर कट टर्म्स में कह दिया कि देखो भाई, 24 अप्रैल 1973। एक सेकेंड, ये वही डेट है ना जब केशवानंदा भारती का जजमेंट आया था? वाओ, इसका मतलब अब वो ब्लैंकेट इम्यूनिटी जो पहले थी वो पूरी तरह खत्म हो गई। सरकार अब 9 शेड्यूल का ब्लैंकेट पहनकर कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक सोल के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। अगर बात बेसिक स्ट्रक्चर की है तो जुडिशियल रिव्यू वहां भी लागू होगा ही होगा। बिल्कुल सही। इस जजमेंट ने फाइनली ये कंफर्म कर दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को आप किसी भी बैकडोर से बाईपास नहीं कर सकते। तो अगर हम इस पूरे डीप डाइव को सम अप करें, आर्टिकल 368 का ये जो लंबा सफर रहा है, शंकरी प्रसाद केस की एब्सोल्यूट पावर से शुरू होकर केशवानंदा भारती के बेसिक स्ट्रक्चर तक और उसके बाद आईआर कोहिलो केस तक, ये हमें ओरिजिनली दिखाता क्या है? ये पूरा सफर हमें दिखाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी का एक कितना बढ़िया और बैलेंस्ड सिस्टम है। ये एक डायनामिक लिविंग मशीन है। हाँ, मतलब संसद के पास जरूरत पड़ने पर बदलाव करने की ताकत है। वो सिंपली मेजॉरिटी से नए स्टेट बना सकते हैं, थोड़ी मेहनत करके स्पेशल मेजॉरिटी से फंडामेंटल राइट अमेंड कर सकते हैं, और अगर स्टेट्स का इशू हो तो रैटिफिकेशन के थ्रू फेडरल ढांचा भी अपडेट कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो एक लक्ष्मण रेखा की तरह खड़ा रहता है। ये इस बात की एब्सोल्यूट गारंटी देता है कि चाहे कल को कोई भी पॉलिटिकल पावर में आए, कितनी भी प्रचंड मेजॉरिटी के साथ आए, भारत हमेशा एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ही रहेगा। इसकी इस मूल आत्मा को कोई टच नहीं कर सकता। ये पूरा एनालिसिस सुनकर ऑनेस्टली एक सिटीजन के तौर पर बहुत सुकून मिलता है। लेकिन इस पूरी चर्चा के एंड में एक बहुत ही बड़ा और थॉट प्रोवोकिंग सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है। कौन सा सवाल? देखिए, अभी हमने डिस्कस किया कि बेसिक स्ट्रक्चर एग्जैक्टली क्या है, इसकी कोई रिटन लिस्ट तो है नहीं, है ना? इसे सुप्रीम कोर्ट केस बाय केस बेसिस पर तय करती है। हाँ, बिल्कुल। और ध्यान दीजिए, यहीं पर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की सबसे डीप डिबेट छिपी हुई है। वही ना? तो सवाल ये है कि क्या इस पूरे प्रोसेस का ये मतलब नहीं हो गया कि देश की चुनी हुई संसद से भी ज्यादा पावर उन जजों के पास आ गई है? एक तरफ हमारे पास 543 एमपीज हैं जो देश के करोड़ों लोगों के वोट से वहां बैठे हैं, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस हैं जिन्हें आम जनता ने डायरेक्टली वोट देकर तो नहीं चुना, अनइलेक्टेड जजेस, राइट, जो अब ये तय करते हैं कि संविधान का असली ढांचा क्या होगा। ये किसी भी मॉडर्न डेमोक्रेसी के सबसे कॉम्प्लेक्स सवालों में से एक है। देखिए, अगर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन नहीं होता तो हो सकता था कि पॉलिटिकल पार्टीज अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से कब का संविधान को डिस्टॉर्ट कर चुकी होती। राइट, डेंजर तो था। लेकिन दूसरी तरफ क्या इन अनइलेक्टेड जजों के पास संविधान की ऐसी अनलिमिटेड इंटरप्रिटेशन करने की पावर होना एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के कोर प्रिंसिपल्स के साथ डायरेक्टली अलाइन करता है? वही सोचना पड़ेगा। क्या जजेस की ये इंटरवेंशनिस्ट अप्रोच लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकती है आगे चलकर? या फिर क्या पता मेजॉरिटेरियनिज्म, यानी जिसके पास मेजॉरिटी है वो कुछ भी करे, उसके खतरे से देश को बचाने के लिए ये अनइलेक्टेड जजेस का पावर में होना ही हमारा सबसे बड़ा सेफ्टी वाल्व है? जैसे मैंने कार का एग्जाम्पल दिया था ना, अब सवाल यह है कि कार का कौन सा पुर्जा बेसिक है और कौन सा नहीं, ये तय करने का आखिरी हक उस कार के मालिक का होना चाहिए या उस मैकेनिक का जो सिर्फ उसे ठीक करने के लिए बैठा है। ये बहुत ही गहरा पॉइंट है और सुनने वालों के लिए सोचना जरूरी है। किस पावर पर कितना कंट्रोल होना चाहिए, ये बैलेंस शायद हमेशा डिबेट में रहेगा। इस डीप डाइव को हम इसी इंटरेस्टिंग सवाल और विचार के साथ यहीं रोक रहे हैं। वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार किसी और गुत्थी को ऐसे ही डिटेल में सुलझाने के लिए। गुड बाय।